हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था उसी पर हम लाइट रिएक्शन की साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस पर बात कर रहे थे। तो बच्चों, हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर ली थी और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, यानी अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की बात करेंगे। ठीक है, एक चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है बच्चों और एक अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है। अच्छा, इस पर कुछ बातें लिखी हुई है। अगर इन बातों को हम कॉमन सी वे में समझें तो पहली बात तो आप ये याद रखोगे कि देखो, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को अगर हम समझे तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण अकेला कभी नहीं होता है। चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही साथ होते हैं। यानी अगर लाइट गिर रही है, लीप पर लाइट गिर रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो चक्रीय को छोड़ दे, चक्रीय पे गिर जाए या चक्रीय को छोड़ दे, दोनों पे डायरेक्ट गिरेगी, तो दोनों ही प्रोसेस में आ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो अगर आप देखो तो इस प्रोसेस के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट भी और फोटोसिस्टम सेकंड भी दोनों काम करेंगे। उसमें एक ही कर रहा था, इसमें दोनों सिस्टम काम करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो तो फोटोसिस्टम ये सेकंड है और फोटोसिस्टम फर्स्ट है, और वहां पर अगर हमने बात की तो फोटोसिस्टम फर्स्ट काम कर रहा था, यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों काम करेंगे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस उसी स्थान पे नहीं लौटते हैं। देखो, ये बात आपको समझनी है। हम डायग्राम से इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका व्यू देखें, अगर इसको जानने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस उसी जगह में आ जाते हैं। जैसे यहाँ से निकले और वापस से जब उनकी एनर्जी हार्वेस्ट कर ली जाती है, हार्नेस्ट कर ली जाती है, तब वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वापस अपनी जगह पर नहीं आते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम आगे देखेंगे। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया, क्यों? तो क्यों होता है उसका एक कारण है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी जल के इलेक्ट्रॉन पूरा कर देते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकले, नीचे से दूसरे इलेक्ट्रॉन आके इसमें फिलअप हो गए। रीजन ये है कि जल जब टूटता है, जल का जब प्रकाशिक अपघटन होता है बच्चों, तो जल के प्रकाशिक अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वही उसमें फिलअप हो जाते हैं। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में चले गए थे वो वापस उसी जगह पे नहीं आते हैं। क्लियर? इस क्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन से O2 गैस निकलती है। आप याद करें अच्छे से कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर कहीं पर भी ऑक्सीजन गैस नहीं निकल रही थी, और दूसरी NADPH2 जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस अपना जो एंजाइम है वो नहीं बन रहा था O2 गैस, लेकिन इसमें O2 गैस निकलती है। और NADPH2 का भी निर्माण होता है, उसमें सिर्फ ATP बन रही थी, इसमें NADPH2 भी बनता है। तो NADPH2 आपका जो होता है वो एक प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके पास रिड्यूस करवाने की प्रोटॉन यानी पावर है। एक बार अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण है, और इसको जेड स्कीम भी कहते हैं क्योंकि ये जेड की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। होने पर 2 NADPH2 व 1 ATP का निर्माण होता है। ये बात आप याद रखें, एक बार अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण होता है तो 2 तो NADPH2 के अणु बनते हैं और बच्चों 1 ATP का अणु बनता है। ये बात आप याद रखें। एक H2O के 4 अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से एक ऑक्सीजन का अणु बनता है। ये बात भी आप याद रखें। तो क्लियर बातें, इतनी बातें हमने यहां पर कर ली। नेक्स्ट हम डायग्राम पर आते हैं और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम वो बातें थोड़ी सी और वैसे रिवाइज कर लेंगे। आपको स्क्रीन पर यह डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप यहां पर आसानी से देख पा रहे हो, एक फोटो सिस्टम ये है बच्चों,
और एक फोटो सिस्टम ये है। दोनों फोटो सिस्टम है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक ही फोटो सिस्टम है, दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो फोटो सिस्टम है ये फोटो सिस्टम सेकंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। और ये यहाँ सोर्स है लाइट का, आप यहाँ लाइट का सोर्स दिखाओगे, ये लाइट आ रही है, एनर्जी इसके ऊपर जा रही है। और देखो यहाँ पर आप देखते हो तो इसके चारों तरफ ऐसे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, इनको आप LHC कह सकते हो, LHC। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, LHC मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं, ये सारी एनर्जी को ले लेते हैं और सारी एनर्जी को लेकर इकट्ठी करके रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो रिएक्शन सेंटर होता है बीच में, जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, ये बात आप याद रखें। तो पी, यहाँ पे पी लिख रखा है नहीं, फोटोन। और 680 का मतलब होता है कि ये जो फोटो सिस्टम है वो जो 680 नैनोमीटर जो वेवलेंथ वाली जो किरणें आ रही हैं उनका अवशोषण करने के लिए बना है एक तरीके से। तो यहाँ पर 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली किरणें आ रही हैं जिनको खींचा जा रहा है और उनकी एनर्जी को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। एक्यूमुलेट करने के बाद जब बहुत ज्यादा एनर्जी इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास आ जाती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पास आ जाती है, तो ये सारी एनर्जी को एक पुंज की तरह एक रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। अब रिएक्शन सेंटर की तरफ जैसे ही एनर्जी चली जाती है, बात को समझेंगे आप, मैंने आपको यहां तक बात समझा दी कि यहां पर क्या होता है कि लाइट आई और रिएक्शन सेंटर पर डायरेक्ट नहीं जा सकती, पहले ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो बच्चों यहां पे भी लिख रखा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके सारी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ मोड़ देते हैं। और रिएक्शन सेंटर की तरफ जैसे ही एनर्जी जाती है तो क्लोरोफिल है, ऑब्वियसली आप क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों दिखाया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जल के जो अणु है वो जब टूटते हैं, 2 अणु जब जल के टूटते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 4 हाइड्रोजन निकलते हैं। ये 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इसलिए कंबाइन करके 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं दिखाया गया है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी जाकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए इस प्रक्रिया को समझाने के लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर रहे हैं। वैसे आप दर्शाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, 2 दर्शा दो, 8 दर्शा दो, 16 दर्शा दो, वो तो कैलकुलेशन में आता रहता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसलिए दर्शाए जाते हैं। तो यहां से जैसे एनर्जी गई तो एनर्जी जाते ही यहाँ से जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को दे देते हैं और क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइटेड लेवल में आ जाता है और एक्साइटेड लेवल में जैसे ही आता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ये बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये अब आगे चले जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली हो गई बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जब जगह खाली हो जाती है तो शीघ्र ही यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है फोटो सिस्टम सेकंड के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो जल के अणुओं को स्प्लिट कर सकते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर सकती है। तो जल के मॉलिक्यूल को वो स्प्लिट करती है तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके टूटने से जो 4 इलेक्ट्रॉन बने हैं वो यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसकी जो जगह खाली हो गई, तुरंत यहाँ पर मैग्नीज आयन की उपस्थिति में वो यहाँ पे फिल कर जाते हैं। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वापस वहीं पर आ जाए। बात को समझ गए आप?
यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन वापस इसमें नहीं आ सकते। उसका रीजन ये हुआ क्योंकि जल के प्रकाशीय अपघटन से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे फिल हो जाते हैं, तो इनके पास यहाँ आने का मतलब यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, तो कोई ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर वापस लौट आए। अब ये क्या करेंगे, ये आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है तो पावर जब तक है तब तक आगे जाएंगे। तो जैसे ही आगे गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, फियोफाइटिन से, प्लास्टोक्योनिन से, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए आगे चल रहे हैं, और बीच में एक बार इनकी एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है, और हार्वेस्ट करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में जोड़कर एटीपी का मॉलिक्यूल प्राप्त कर लिया जाता है। अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब लाइट गिरती है तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों पे ही गिरेगी। ऐसी बात नहीं है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट पे ही गिर रही है, फोटोसिस्टम सेकंड पे नहीं गिरेगी, क्योंकि लीफ में तो दोनों सिस्टम है। तो जब इस पे गिरती है लाइट, उसी दौरान जब लाइट इस पे गिरती है तो इसके जो LSC कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी लाइट को इकट्ठा करके फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे देते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जैसे ही लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद, जैसे ही लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं। और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन को ही लेकर समझाया गया है बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से वापस निकल जाते हैं। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ से चलते हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी जगह आके ले लेते हैं। अब इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वापस इस सिस्टम में नहीं आ सकते क्योंकि जल के प्रकाशीय अपघटन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह ले लेते हैं और ये चलते हुए यहाँ आगे चले जाते हैं। यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि जो पहले फोटोसिस्टम सेकंड से आए हुए 4 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर फिल हो जाते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं तो फेरिडॉक्सिन के पास जब ये चले जाते हैं तो अब आप यहाँ पे देखो, अच्छा फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है NADP। ये NADP मौजूद है। अब ये NADP क्या करता है, ये यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ से 4 हाइड्रोजन ले लेता है। तो इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके ये 4 हाइड्रोजन ले लिए, ऐसे करके ये 2NADPH2 बना देता है। इसको 2 मॉलिक्यूल रहते हैं तो ये NADPH2 बनता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए जाते हैं और 4 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिए जाते हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। वो कैसे बचे थे, जल के प्रकाशीय अपघटन से हमारे पास 3 चीजें आई थी, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है वो ये बचे हुए 4 हाइड्रोजन NADP के पास चले जाते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन के पास आ जाते हैं। इस कारण ये NADPH2 का निर्माण कर लेता है। अगर आगे हम देखें तो ये जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको Z स्कीम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप इस बात को देखें तो इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस उसी स्थान पे नहीं आते हैं। उसका रीजन क्योंकि जल के टूटने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पहले वाले की कमी को पूरा कर लेते हैं। NADPH2 और 1 ATP का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर 2 NADPH2 और 1 ATP बनता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप इसको देखें तो ये बात आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ रही है। और फिर भी अगर आप इसमें कोई क्लियरिटी आपके नहीं आई, यदि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तो आज के लिए हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे ही रुकते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।